सोचिए, नमक रोजमर्रा की एक बिल्कुल मामूली सी चीज। लेकिन क्या कभी यह ख्याल आया है कि यही नमक एक इतने बड़े साम्राज्य की, मतलब ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला सकता है? आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की और जानेंगे कि कैसे गांधी जी ने नमक को आजादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नमक जैसी इतनी साधारण सी चीज फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा हथियार बनी कैसे? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आखिर इसमें ऐसा क्या था कि इसने पूरे देश को, पूरे भारत को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए ना हमें उस वक्त के माहौल में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की। देखिए, जो आंदोलन था ना, ये कोई रातों रात नहीं शुरू हो गया। नहीं, इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा था, एक गहरी निराशा थी। ब्रिटिश राज के खिलाफ जो असंतोष की आग थी वो धीरे धीरे सुलग तो रही थी, बस उसे एक चिंगारी का इंतजार था। इसकी पूरी एक कहानी है, एक के बाद एक चीजें हुई। 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो लोगों में बहुत निराशा थी। फिर 1927 में आया साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो उससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी कई लोगों को काफी नहीं लगी। और फिर आया दिसंबर 1929 का लाहौर कांग्रेस सेशन, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का लक्ष्य घोषित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। मतलब इन सब घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो बस फटने को तैयार था। देश एक बड़ी निर्णायक लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब माहौल तो पूरा बन चुका था, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि अगला कदम क्या हो। और यहीं पर गांधी जी की जो राजनीतिक समझ थी ना, वो कमाल कर जाती है। उन्होंने एक ऐसा हथियार चुना जिसके बारे में लिटरली किसी ने सोचा तक नहीं था, और वो था नमक। तो ये नमक कानून आखिर था क्या और इतना अन्यायपूर्ण क्यों था? देखिए, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट। इसके तहत नमक बनाने और इकट्ठा करने का पूरा अधिकार सिर्फ सरकार का था, और उस पर उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया था। अब सोचिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, अमीर हो या गरीब। मतलब एक ऐसा टैक्स था जिससे कोई बच ही नहीं सकता था। गांधी जी ने आम आदमी की इसी दुखती रग को पकड़ा और इसे ब्रिटिश राज के खिलाफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा सिंबल बना दिया। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक यात्रा, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 87 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकले। जो चीज़ एक छोटी सी पदयात्रा की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक जन सैलाब बन गई। रास्ते में हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गए। और फिर 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी के समंदर किनारे पहुंचे और उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो वो सिर्फ नमक नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार को एक खुली चुनौती थी। 390 किलोमीटर, सोचिए, करीब 390 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई। ये सिर्फ एक फासला नहीं था, ये लोगों के इरादों की, उनके संकल्प की निशानी थी। इस पैदल यात्रा ने पूरे देश में एक ही मैसेज भेजा, बस अब और नहीं झुकेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे ये आंदोलन पूरे देश में फैला। दांडी में जो एक चिंगारी लगी थी ना, उसने सचमुच पूरे देश में आग लगा दी। नमक कानून तोड़ने का वो एक छोटा सा एक्ट देखते ही देखते सविनय अवज्ञा की एक जबरदस्त लहर बन गई, जो हर शहर, हर गांव तक पहुंच गई। और ये आंदोलन सिर्फ नमक बनाने तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द पूरे देश में लोगों ने अपने अपने तरीके से सरकार की बात मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। कहीं विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बॉयकॉट हो रहा था, तो कहीं किसान टैक्स देने से मना कर रहे थे। आदिवासी समुदायों ने जंगल के कानून तोड़े, स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। मतलब ये सही मायनों में एक जन आंदोलन बन चुका था। और पता है, इस आंदोलन की एक सबसे खास बात क्या थी? महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी जैसी कई बड़ी लीडर्स तो थीं ही, पर उनके साथ साथ अनगिनत आम महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर इस लड़ाई को लीड किया। उन्होंने दुकानों पर धरने दिए, प्रोटेस्ट किए और जेल जाने से भी नहीं डरी। उन्होंने ये दिखा दिया कि आज़ादी की इस लड़ाई में वो किसी से कम नहीं है। अब ब्रिटिश सरकार भी चुप तो नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। गांधी जी, नेहरू, पटेल, सब बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी लोग अहिंसा के रास्ते पर टिके रहे। उनका हौसला नहीं टूटा।
तो इस आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि आखिरकार पावरफुल ब्रिटिश सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। उन्हें बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा। इससे एक उम्मीद तो जगी, लेकिन आगे चलकर ये बातचीत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और निराशा भरे मोड़ पर पहुंचने वाली थी। और फिर हुआ गांधी-इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। सोचिए, पहली बार वायसराय इरविन ने गांधी जी को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत के लिए बुलाया। इस समझौते में मोटी मोटी 2 बातें थी। सरकार ने कहा कि हम सारे पॉलिटिकल कैदियों को रिहा कर देंगे, और बदले में गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देंगे और लंदन में होने वाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। लेकिन लंदन में जो उम्मीद लेकर गए थे वो पूरी नहीं हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। असल में माइनॉरिटीज के लिए अलग इलेक्टोरेट के मुद्दे पर बात अटक गई। कोई सहमति ही नहीं बन पाई। गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा और नतीजा 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हो गया, और इस बार अंग्रेजों ने उसे और भी ज्यादा बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। भले ही 1934 आते आते ये आंदोलन फॉर्मली खत्म हो गया था, लेकिन इसकी जो विरासत है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत गहरा था। तो सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन से हासिल क्या हुआ? देखिए, इसके जो नतीजे थे ना, वो मिले जुले थे। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो इसने आज़ादी की मांग को और भी मजबूत कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान, आम लोग इस आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नेगेटिव साइड भी थी। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो तो हासिल नहीं हुआ। गांधी-इरविन पैक्ट की भी काफी आलोचना हुई, और हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इसका कुछ असर पड़ा। तो फिर इसे एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? इसकी असली विरासत क्या थी? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसने करोड़ों भारतीयों के दिल से ब्रिटिश हुकूमत का डर निकाल दिया। लोगों में हिम्मत आ गई कि वो सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इस आंदोलन की वजह से भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को इंटरनेशनल अटेंशन मिली, और सबसे जरूरी, इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। ये वो पीक था जब सबसे ज्यादा आम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। और शायद इसीलिए इतिहासकार इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन। भले ही इससे हमें तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने वो बुनियाद रखी जिस पर 1947 में आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि क्या आज की दुनिया में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी अहिंसक विरोध, बदलाव का उतना ही पावरफुल टूल है? क्या गांधी जी की ये विरासत आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।